सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। दोस्तों, जब भी कोई अच्छी चीज मैं पढ़ता हूं तो मैं दोस्तों के बीच उसे साझा करना चाहता हूं। इधर मैंने ऐसा ही एक अद्भुत यात्रा वृतांत पढ़ा जिसने मुझे बहुत कुछ सोचने को विवश कर दिया। कई दिनों से सोच रहा था कि मैं उसे आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, लेकिन आज शाम जब बगैर किसी पूर्वानुमान के बादल घिर आए और घनघोर बरसात का दृश्य उपस्थित हो गया तो मेरा मन इस यात्रा वृतांत को आपसे शेयर करने से रोक नहीं पाया। इसकी पंक्तियों को आप देखें। जब भी बादल छटते और भी झरने दिखाई पड़ने लगते थे। शायद कोई झरना मेरी वजह से ही फूटा हो। हवा के साथ मंद बहती धुंध के उस पार अचानक मुझे चट्टान से फूटता एक नया झरना दिखाई दिया था। वहां एक नहीं, खूब सारे झरने बह चले थे। मैंने इतने झरने एक साथ कभी नहीं देखे थे। यह लम्हा उस यात्रा वृतांत लेखक के जीवन का चरम था। यह वह लम्हा था जिसका लगभग 40 वर्षों से उसे इंतजार था। जगह चेरापूंजी, मेघालय, दुनिया का सबसे अधिक बारिश वाला स्थान, जहां पहुंचकर वह लेखक भाव विभोर था। दूर दूर तक पहाड़, हरियाली, मेघों और उनकी छोटी बड़ी जल राशियों का सिलसिला, मानो दुनिया भर से बादल यहीं खर्च होने आए थे। पेड़ों का वैभव देखते बनता था। पहाड़ों में अनगिनत गुफाएं बसी थी। यह ऐसा क्षेत्र था जहां आना उस लेखक का नहीं बल्कि उसके पिता के भी जीवन का एक सपना था। दरअसल उनके घर में चेरापूंजी पर केंद्रित एक पेंटिंग थी जहां से पूरी कहानी शुरू होती है। पिता डॉक्टर थे और मौसम विज्ञान के प्रति उन्हें गहरा लगाव था। उन्हें शादी में किसी मित्र ने एक पेंटिंग उपहार में दी थी। उस पेंटिंग में चेरापूंजी की एक झलक नुमाया थी। जो भी उस चित्र को देखता ठिठक जाता था। बारिश से संपन्न कोई क्षेत्र इतना मनोरम भी हो सकता है। लेखक के पिता विस्मय से भर जाते थे और मन ही मन सोचते थे, काश एक बार चेरापूंजी निहारने का मौका मिल जाए। उस चित्र के प्रति पिता का लगाव बेटे को भी विरासत में हासिल हुआ। बेटे का मन भी चेरापूंजी की बारिश में अक्सर भीगता रहता। कभी अविश्वसनीय भी लगता कि मात्र चित्र देखकर किसी जगह से इतना प्यार हो जाए कि वह जगह उसे सगी सी लगने लगे और जिसे देखने के लिए मन में लगाव उमड़ पाए। बहुत अद्भुत बात थी यह। बड़े होते हुए उस लेखक ने यह महसूस किया कि उस चित्र को देखना उसे एक नॉस्टैल्जिया से भर देता है। मन ही मन यह तय होता गया कि एक न एक दिन चेरापूंजी पहुंचना है। और वह दिन आ गया जब लंबी यात्रा और भारी जद्दोजहद के बीच वह ब्रिटिश लेखक चेरापूंजी में खड़ा था। सामने वह चित्र साक्षात साकार था जिसे देखते उम्र बढ़ी थी। जो दृश्य उसने चित्र में देखे थे वो दृश्य उसके सामने साक्षात थे। यह उस महान कलाकार की महान कला थी। वह महान कृति थी जिसने कला और प्रकृति को एकाकार कर दिया था। उस चित्र की प्रेरणा से ही जिसे देखते उनकी उम्र बढ़ी थी, उसने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी। उसे भारतीय मानसून का कमाल देखना था जिसकी चर्चा दुनिया करती नहीं थकती। भारत में मानसून कहां से प्रवेश करता है और कहां पहुंचकर जन्नत रचता है, यह विस्मय का कारण था। चेरापूंजी के प्रति प्रेम की छाव में बड़े हुए लेखक पत्रकार अलेक्जेंडर फ्लेटर काम के सिलसिले में अब दुनिया घूमने लगे थे, पर उनको चेरापूंजी का वह चित्र बार बार पुकारता था। एक दिन आया जब वह पूरी दुनिया अपनी पूरी तैयारी के साथ दिल्ली पहुंच गए। पूरी योजना तैयार थी। उन्हें लगा कि सीधे चेरापूंजी को देखने में मजा नहीं, आनंद तो तब है जब उसे केरल में प्रवेश करते और चेरापूंजी की ओर बढ़ते हुए देखा जाए। मानसून हमारे यहाँ केरल से प्रवेश करता है और एक लंबी यात्रा तय कर वह चेरापूंजी पहुंचता है। चेरापूंजी की रचना आसान नहीं। प्रकृति एक लंबी प्रक्रिया के बाद चेरापूंजी रचती है। यह यात्रा केवल आसमान में ही नहीं आगे बढ़ती बल्कि जमीन पर भी पूरी आबो हवा के साथ आगे चलती है।
आगे बढ़ते हुए आसमान रंग बदलता है और जमीनी सूरत भी निखर आती है। पेड़ धुलते जाते हैं और हरियाली निखरती जाती है। लोगों का मन ही नहीं, तन, भोजन, भाव सब कुछ बदल देता है मानसून। तब ऐसा महसूस होता है कि भारत केवल इंसानी विविधता ही नहीं बल्कि जैव विविधता में भी पृथ्वी की शान है, जिसे मानसून के दौरान सबसे ज्यादा यहां महसूस किया जा सकता है। अलेक्जेंडर फ्लेडर ने केरल के त्रिवेंद्रम से यात्रा शुरू की थी। जैसे जैसे मानसूनी बादल आगे बढ़े, उसके साथ साथ फ्लेटर भी आगे बढ़ते चले गए। गोवा से मुंबई पहुंचते पहुंचते मानसून मौसम विज्ञानियों को छकाता भी है। वैज्ञानिक कहते हैं मुंबई में आज मानसून पहुंच जाएगा, पर वह 2-3 दिन कहीं ठहर जाता है। मानसून का इंतजार कर रहे भारतीय नहीं, फ्रेटर भी बेचैन हो उठते हैं। लेखक भी इस यात्रा में परेशान हो जाता है। उसकी जो व्यग्रता है, उसके अंदर जो मानसून को महसूस करने, चेरापूंजी को देखने की जो उद्दाम लालसा है, वो उसे कहीं विराम नहीं लेने देती है। उसका धैर्य भी जो है डगमगाने लगता है। मानसून का इंतजार कर रहे भारतीय ही नहीं, फ्रेटर भी बेचैन हो उठते हैं। मानसून के साथ अपनी यात्रा के दौरान वह मौसम की अनिश्चितताओं के बारे में बहुत कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति किसी के नियंत्रण में नहीं है। प्रकृति का अनुमान तो लगाया जा सकता है, लेकिन प्रकृति अपना निर्णय स्वयं लेती है, अपनी दिशा स्वयं निर्धारित करती है, अपनी गति भी और अपनी नियति सब प्रकृति स्वयं निर्धारित करती है। यह मनुष्य की कल्पना से परे है। हाँ, मनुष्य उस पर एक नजर जरूर रखता है। मानसून के साथ अपनी यात्रा के दौरान वह मौसम की अनिश्चितताओं के बारे में बहुत कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। मानसून कैसे भारतीयों के दर्द व बीमारियों से जुड़ा है और वो समाज में किस तरह से सुख शांति की वजह बनता है, यह भी वो महसूस करते हैं। लोग कैसे अच्छे मानसून के लिए प्रार्थना करते हैं और देवता की पूजा अर्चना भी करते हैं, यह भी उसे भारत भूमि में दिखलाई पड़ता है। बुजुर्गों को कैसे चादर ओढ़ने की जरूरत पड़ती है और चाय की खपत कैसे कैसे बढ़ती जाती है, यह सब मानसून के वजह से ही महसूस होता है, देखने को मिलता है। अंततः चेरापूंजी पहुंचकर फ्रेटर दर्ज करते हैं। मानसून इंसानी दिमाग की तरह है, उसे हम जानते हुए भी पूरा नहीं जान पाते, ना ही उसे हम पूरी तरह जान सकते हैं। यह चमत्कार ही है कि एक चित्र को देखकर चेरापूंजी से जो प्रेम हुआ था, उसे अलेक्जेंडर फ्लेटर ने अपनी पुस्तक चेंजिंग द मानसून में अमर कर दिया। मित्रों, यह यात्रा वृतांत बहुत कुछ कहता है। कैसे हमारे संस्कार हमें विरासत में मिलते हैं, कैसे बचपन की कोई चीज या पिता का स्वप्न पुत्र के स्वप्न में बदल जाता है, यह दोनों का स्वप्न एकाकार हो जाता है और एक महान सृजन होता है। तो मैं कई दिनों से सोच रहा था कि इस यात्रा वृतांत को आपसे साझा करूं, आपसे शेयर करूं, और मैं इस ऐसी चीजें लेकर आपके समक्ष आता रहूंगा। कभी कविता, कभी लघु कथा, कभी कोई प्रेरक प्रसंग जो मुझे अच्छा लगेगा, मैं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूंगा। मुझे बहुत आज खुशी हो रही है कि मैंने जो सोचा था वो मैंने किया। आपको पसंद आए तो मुझे बतलाइएगा और मेरा दिशा निर्देश भी कीजिएगा कि मैं अच्छी चीजें लेकर आपके समक्ष आता रहूं।